सर क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर है कि अब बाज़ार में आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स पर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने भी क्वेश्चन रेस किया था शो के शुरुआत में कि एफआईएस की ओर से अभी पिक्चर बाकी है बिकवाली की, हो सकता है नेगेटिव हो जाए मई के एंड तक। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए? और ये काफ़ी लोगों के मन में है संदेह कि मिड कैप स्मॉल कैप से आप फिलहाल के लिए दूर रहें। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए, कल मैं सर एक एमके ग्लोबल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो स्मॉल मिड कैप को लेकर यानी कि स्मिड को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो स्मॉल मिड कैप के पिक्स है ना, उसमें 4 शेयर को और ऐड किया है, शामिल किए हैं उन्होंने। जेके सीमेंट, मोतीलाल ओसवाल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बीकाजी फूड्स, ये कुछ 4 नाम हैं जो कि उन्होंने ऐड किए हैं। और 4 नाम पहले ही उनकी लिस्ट में थे, जिसमें एस्कॉट्स कुबोटा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, पेटीएम और स्टोवक्राफ्ट, ये पहले से उनकी लिस्ट में शामिल थे। और उनका ये कहना है कि किसी भी छोटी अवधि की गिरावट में जो हाई बीटा स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स हैं उनको आप धीरे धीरे खरीदिए। सर मैं उनका जो स्टैंस है पहले उन्हीं के ऊपर चाहूँगा कि आपकी एक राय लेना चाहूँगा। आप किस हद तक इससे इत्तेफाक रखते हैं सर कि स्मॉल मिड कैप में ख़ास तौर पे जो हाई बीटा नेम्स हैं जो बाज़ार के बनस्पत ज़्यादा तेज़ दौड़ते या गिरते हैं, उनमें आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। इनका एक कारण है सर, इन्होंने लॉजिक दिया है, तथ्य दिया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? सर देखिए, बिल्कुल आप एक चीज इसको ऐसे भी समझे कि यूजुअली जब हम स्मॉल और मिड कैप की बात करते हैं तो इन कंपैरिजन विद द ब्लू चिप्स ये हाई बीटा ऑटोमेटिकली हो जाता है। और उसके पीछे का कारण ये भी होता है सर कि इनका इक्विटी साइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा होता है कि इनको मोबिलाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपैरिजन विद ब्लू चिप। मतलब आज अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप जेके सीमेंट को मूव करा दें या आप मुझे बोलेंगे आईटीसी, तो मैं बोलूंगा आई सेलेक्ट जेके सीमेंट, कम पैसे में बड़ा काम हो जाएगा। आईटीसी को तो मूव कराने के लिए पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस लग जाएंगे आपको वो चीज क्रिएट कराने के लिए। तो यूजुअली हमने देखा है जो हाई बीटा मूवमेंट है वो आपको इसमें जरूर देखने को मिलता है। अब सर इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें एक मानसिकता वाली बात हो जाती है। एक तो ये कि क्या जो इंडेक्स मूवमेंट होता है स्टॉक्स उसी तरीके से मूव कर रहे हैं, नहीं। आप देखें अभी जैसे हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे थे तो, और इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे, इंडसइंड बैंक कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो कई बार इंडेक्स जो ट्रेड कर रहा होता है स्टॉक उससे अलग मूवमेंट भी आपको करते हुए दिखा देते हैं। आप अगर ये बोले कि मार्केट टूटेगा और स्मॉल और मिड कैप नहीं टूटेगा और वो अब कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल मूवमेंट दिखाएगा, उस बात पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर सकता हूं। क्योंकि देखिए एक चीज है सर, जब सेलिंग प्रेशर आती है ना और जब ऊपर के लेवल का सेलिंग खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक रिपल इफेक्ट आपको स्मॉल और मिड कैप में भी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट इनकी भी जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है और जो आप बता रहे हैं उसमें यही है कि लोअर लेवल्स पे आप इनमें बाइंग कर सकते हैं, तो फंडामेंटली द स्टॉक्स माइट बी बेटर। बट हाँ, इसमें भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो लोअर लेवल्स पे ही बनाएं। और हाई बीटा है तो जरूर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। मतलब आपने एक और चीज देखी होगी ना सर, एक बेसिक प्रिंसिपल देख लीजिए। जो आपके ब्लू चिप वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं और जो यूजुअली स्मॉल कैप या सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं वो यूजुअली आउट परफॉर्म ज्यादा करते हैं, उनका बीटा मूवमेंट ज्यादा होता है। तो यस, दिस रिपोर्ट मेक सेंस। बट हाँ, स्टॉक पिकिंग आपको बहुत संभल के करनी होगी, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट ये जो फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको डिफॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो भी इन्हीं कंपनीज में से होते हैं। तो अपनी रिसर्च प्रॉपर करके रखें और बीटा मूवमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जरूर स्मॉल और मिड कैप आपके इंडेक्स को आउटperform करते हुए दिखेंगे ही। चलिए ठीक है, मैं ना आपको लॉजिक भी बताता हूँ, इनका रीज़न क्या है। मैं पहले आपका स्टैंस जानना चाहता था, उससे पहले ज़रा ये देखिए कि कौन से सेक्टर्स हैं इस रिपोर्ट में जहाँ पर उन्होंने अपना बुलिश स्टैंस दिया है, तो उससे आपको थोड़ा और समझ आएगा द काइंड ऑफ सिचुएशन, द सिनेरियो दे आर ट्राइंग टू पेंट। एक तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और दूसरा मटेरियल सेक्टर, इस पर ये बुलिश हैं। और ये कह भी रहे हैं सर कि ये जो कंज्यूमर और मटेरियल सेक्टर है ना, इसमें जो स्मिड होते हैं यानी कि स्मॉल मिड कैप होते हैं, उनकी भागीदारी बहुत होती है, पार्टिसिपेशन बहुत होता है, वो भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर पर ये अंडरवेट हैं, जहां पर लार्ज कैप की मौजूदगी ज़्यादा है। तो ऐसे सेक्टर्स पर ये ज़्यादा बुलिश है सर जहाँ पे स्मॉल मिड कैप भारी मात्रा में मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है ये स्मॉल मिड कैप को लेकर। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ बुलिश क्यों है, ये कारण क्या है इसके पीछे जो इस रिपोर्ट में बताया गया। पहली बात तो ये सर, ये कह रहे हैं कि कोई बबल जैसी सिचुएशन नहीं है, मिड स्मॉल कैप शेयरों में कोई बुलबुले जैसी स्थिति नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि पी मल्टीपल ऊंचे होने के बावजूद ये जो स्मॉल मिड कैप शेयर हैं वो महंगे नहीं हैं। कम पी वाले जो सेक्टर्स पर
बड़े यानी कि 20% एक्सपोजर से निफ्टी के जो वैल्यूशन है वो आपको सस्ते नज़र आते हैं, क्योंकि 20% उन स्टॉक्स का निफ्टी में वेटेज है या फिर प्रेजेंस है जो कि कम पीई वाले हैं, जिस वजह से आपको निफ्टी सस्ता नज़र आता है एज कंपेयर टू मिड स्मॉल कैप। अब ध्यान से समझिएगा सर, इनका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो लाइन है ये कह रहे हैं कि कम पीई वाले जो सेक्टर्स हैं उनका बड़ा एक्सपोजर है उन स्टॉक्स का जिनका पी रेशो कम है, जिस वजह से आपको निफ्टी कंपैरेटिवली सस्ता नज़र आता है अगर आप मिड स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं। फाइनेंशियल एनर्जी में निफ्टी का एक्सपोजर कम है और उस लिहाज से देखा जाए तो इस वजह से हम देखते हैं कि निफ्टी का जो पी रेशो है वो आपको कम नज़र आता है। तो रिलेटिव टर्म्स में सर ये कह रहे हैं कि निफ्टी आपको सस्ता नज़र आता है। तो मिड स्मॉल कैप में भले ही आपको पी मल्टीपल्स हाई नज़र आते हैं लेकिन इनके वैल्यूएशन हाई नहीं है। अब ये किस हद तक आपको जस्टिफाइड नज़र आता है? इनका ये कहना है कि एडजस्टेड आधार पर देखें तो लार्ज कैप और स्मॉल मिड कैप शेयरों में ज़्यादा अंतर आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि BSE 200 के 30% शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐतिहासिक पीई के ऊपर नज़र आएंगे और निफ्टी लंबी अवधि के औसत के करीब है। अब सर वैसे देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि BSE 200 के अगर 30% शेयर अपने हिस्टोरिकल पी के ऊपर है तो ये तो हिस्टोरिकल पी से ज़्यादा मतलब वैल्यूशन महंगे हो गए। ऑन द फ्लिप साइड ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस दिखाता है लोगों का। अगर BSE 200 के 30% शेयर हिस्टोरिकल पी के ऊपर हैं, दैट मीन्स पीपल आर मोर बुलिश ऑन स्मॉल मिड कैप साइड ऑफ द स्टोरी। तो इस वजह से ये ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं स्मॉल मिड कैप को लेकर। अपने लॉजिक दिए हैं सर इन्होंने, एक बार इस पर टेक दीजिए फिर मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ। सर ये बहुत ही ना मजेदार रिपोर्ट है, मतलब आपसे एक चीज और बोलूंगा मैंने सर, ना ये सर मैंने भी जानबूझ के सर इसको ना शामिल किया, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ रहा था मुझे इनका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा। समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने पॉइंट अच्छे रखे हैं। आई डोंट नो किस हद तक ये जस्टिफाइड है लेकिन मजेदार रिपोर्ट है सर। सर देखिए ना, बहुत बेसिक बात है। आप ये बोल रहे हैं कि जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनका पी रिलेटिवली लोअर है और इनका पी हाई है, इसलिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है। सर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, 2 दशकों में आप आज भी अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे ना, तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो स्मॉल और मिड कैप होता है। जी। जो आप इसके पी की बात कर रहे हैं, हायर साइड है, उसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक ये भी है कि दे टेंड टू मूव इन हाई बीटा, दिस थिंग इन परसेंटेज टर्म भी आप देखेंगे ना, तो स्मॉल और मिड कैप में आपको उस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा कि वो हाई बीटा करते हैं, इसलिए रिटेल का इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। मतलब आज अगर आपको मैं बताऊं, एक मैं नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से अगर बात करता हूं तो उनको मैं ये बोलता हूं कि साहब देखिए मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट इन द आईटीसी ऑफ द वर्ल्ड या रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो बोलेंगे भाई साहब कितना रिटर्न दे देगा, मैं बोलूंगा साहब 1200 रुपए चल रहा है, 1450 रुपए तक चल जाएगा। तो वो रिएक्शन ही देखने को ऐसे मिलता है कि आई डोंट वांट दैट सेफ्टी नेट। क्योंकि आप जिस सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं, आप मुझे क्या एक चीज बोलेंगे कि रिलायंस नीचे नहीं जा सकता, तो वो मैं बैकफुट पे आ जाऊंगा डेफिनेटली कि ये तो मैं कैसे आपको कमिट कर दूं। तो बोलते हैं जब नीचे ये भी आ सकता है तो मैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ना जो ऊपर जाने की पोटेंसी ज्यादा रखता है। तो इस कारण से आपको जो इंटरेस्ट है रिटेल का यूजुअली स्मॉल और मिड कैप में मिलता है। जब रिटेल भी सीजन हो जाते हैं ना, जब वो एक दो डाउन साइड की साइकिल देख लेते हैं, तब उनको समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, इट इज बेटर ऑफ दैट वी लुक फॉर द सेफर हेवंस। और फिर जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ब्लू चिप्स में करते हैं। और यूजुअली आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स या मीडियम टर्म एक्सपोजर जो होता है वो आपको स्मॉल और मिड कैप में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन दैट सेंस इट इज जस्टिफाइड। बट क्या ये पर्टिकुलर चीज की वो जो हायर वैल्यूएशन है वो उसको और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, सर ये मैं थोड़ा कम समझ पाता हूँ। और क्या है ना, थोड़ा सा एक जड़ बुद्धि आदमी, मेरे बेसिक लॉजिक रहते हैं स्टिक टू गुड क्वालिटी स्टॉक्स। इस रिपोर्ट से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं सर। पहले वो स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ जो इन्होंने फ्रेश ऐड किए हैं। जेके सीमेंट, मंडे को हम सीमेंट को लेकर एक डिस्कशन भी कर रहे थे, हमारे साथ गौरव शर्मा जी थे, उस समय उन्होंने भी जेके सीमेंट का स्टॉक ही बताया था जो उनको पसंद है। दूसरा नाम है सर मोतीलाल ओसवाल का, तीसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर और बीकाजी फूड्स चौथा नाम है जो कि इन्होंने मिड स्मॉल कैप में ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। इन चारों में से कोई स्टॉक जो सर आपको अच्छा लगता हो, इनके साथ आप इत्तेफाक रखें? सर अगर मैंने बोल दिया कि नहीं कोई भी अच्छा नहीं लगता तो वो फिर एक वो वाली बात हो जाएगी कि ये तो बिल्कुल ही एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बट अगर वैसे देखा जाए ना सर, मेरे को
मोतीलाल ओसवाल एक डिसेंट स्टॉक लगता है। एंड for a very simple reason, I should not be putting it like this because I belong to the same industry, but the way they function and the way they do things, वो एक अच्छी चीज है। और रिसेंट करेक्शन के बाद आप देखें और रिजल्ट्स अभी थोड़े से वीक आए थे, जो कि इन लाइन भी था कि अभी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। बट मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा स्टॉक लगता है जो कि आप जरूर इसमें चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। और अगर क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट की बातें ज्यादा होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट अगर आप करंट लेवल्स पे बनाते हैं या आपकी अगर बनी हुई है, तो 910 रुपए तक का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। अब जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो सर जेके सीमेंट एक तो जो भाव है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात, कल इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके पहले ये जिस तरीके से एक मूव करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। और अभी इसमें क्या एक बुलिश स्टांस रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा उससे मतलब आई वुड लाइक टू टेक अ बैक सीट। जिनका बुलिश स्टांस है, डेफिनेटली उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी होगी जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, बट मेरा बुलिश स्टांस अभी इसमें नहीं हो पाएगा। जेके सीमेंट की प्राइस देख के मुझे याद आया, उन्होंने भी कहा था कि जेके सीमेंट के बजाय जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसको आप देखिए, ये ज़्यादा प्रेफरेबल नज़र आ रहा है। और दूसरी ओर सर, आपने मोतीलाल ओसवाल की बात करी, सिंस यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, सर इनके ना नंबर्स को लेकर आज एक डिस्क्रिप्टिव कुछ एक स्टोरी छपी है न्यूज़पेपर्स में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, आईएफएल कैपिटल, 5 पैसा कैपिटल हुआ, चॉइस इंटरनेशनल हुआ, इन सब के अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, जो प्रॉफिट है उसमें एक ड्रॉप आता हुआ दिखा है। लगातार हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं सर कि एफएनओ में जिस तरह से सेबी ने जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट किए हैं, उससे इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। कल ही एक स्टोरी हमने करी भी थी कि ग्रो ने 150% से अपना जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज है उसको बढ़ा दिया है। 2 से 20 की रेंज थी, अब वो 5 रुपये से 20 रुपये की रेंज हो गई, यानी कि जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज है वो 150% इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है, क्योंकि इनके मार्जिन्स के ऊपर, इनके मुनाफे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। सर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो कंपनियां बढ़ा रही हैं कीमतें या फिर अपने ब्रोकरेज चार्जेस, वो और आगे और एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ सकता है गिवन द प्रेशर ऑन द नंबर्स? सर देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस तो रिवाइज होने की कगार पे आएंगे ही आएंगे। और उसके पीछे एक बेसिक कारण है ना, मतलब आप देखिए कि ऐसे ना भेड़ चाल सी आ गई थी। सबको क्या कंसेप्ट करना था, मेंबरशिप ले ली थी, मेंबरशिप लेके एक टूल क्रिएट करना था, उसको लिंक करना था और ट्रेडिंग पे दे देना था। मतलब कुछ कुछ एड्स आते थे जीरो ब्रोकरेज, कुछ कुछ ऐड आते थे वो 10 रुपए 20 रुपए ब्रोकरेज वाले। तो उनके लिए इट वाज वेरी इजी, क्योंकि उन लोग का उस तरीके का सेटअप नहीं था और इनिशियल स्टेज पे थे। एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू इट इन द वे जेरोधा स्टार्टेड ऑफ। मतलब ये सब इसके पीछे के कारक आप देखें तो जेरोधा बन के रहे हैं और जेरोधा को ही सब फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रो ने डेफिनेटली बिजनेस मॉडल को और एनहांस किया और ग्रो ने जो प्लेटफॉर्म था उसकी सिंप्लिसिटी को कोशिश करी कि लोगों को सिंपल पैटर्न में आप चीज सप्लाई कर पाए, प्रोडक्ट्स एक्सेस दे पाए। मगर सेबी के कंप्लायंस के चलते अब कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली ब्रोकरेज रिवाइज होगी ही होगी। और अगर वो नहीं होती है तो ये कॉस्ट प्रेशर के चलते इनके मार्जिन्स आपको अच्छे सफर करते हुए देखने को मिलेंगे। बट सर मोतीलाल ओसवाल के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आई माइट बी इनकरेक्ट विद माई फिगर्स, बट रिटेल नंबर अगर हम देखते हैं ना, आई बिलीव इन सारी कंपनीज में लोएस्ट पॉसिबल जो है वो मोतीलाल ओसवाल के पास है। मोतीलाल ओसवाल के पास और 2.5% ही है टोटल रजिस्टर्ड एनएससी की मेंबर्स एज अ क्लाइंट। बट मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज आप देखेंगे रिलेटिवली हायर साइड रहती है और इनके पास आप ज्यादा एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज का पार्टिसिपेशन देखेंगे, जो कि आपको ग्रो में और जेरोधा में इतना देखने को नहीं मिलेगा। ग्रो, जेरोधा, ये जितनी भी कंपनीज हैं, मे बी एंजल वन, दे यूजुअली प्ले एट स्मॉलर टिकट साइज। मोतीलाल ओसवाल का टिकट साइज थोड़ा बड़ा होता है। डेफिनेटली ब्रोकरेजेस तो रिवाइज होंगी, बट मोतीलाल ओसवाल उनसे जरूर आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब ब्रोकरेजेस रिवाइज भी हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो क्रीमी लेयर होती है ना, ये ब्रोकरेज पे वैसे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करती, क्वालिटी सर्फेस पे फोकस करती है।
और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ सर क्योंकि हम लोग भी रिटेल में इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, हम लोग भी इंस्टीट्यूशंस में है और क्रीमी लेयर को ही फोकस करते हैं। तो वी नो दैट दे डू नॉट बिलीव इन द आइडिया कि 20 रुपए का सौदा मानना है। दे से व्हाट यू कैन ऑफर, व्हाट रिसर्च यू कैन गिव अस, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू गिव अस, एंड फॉर दैट दे आर रेडी टू पे। तो मोतीलाल ओसवाल को आपको वैसे भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो हमने अभी बात भी करी थी कि मोतीलाल ओसवाल मुझे अच्छा भी लग रहा है, उसके पीछे की कारण भी यही। चलिए ठीक है, 4 नाम और है सर इस सेगमेंट में, फिर इसको सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे। एस्कॉर्ट्स, मेट्रोपोलिस, पेटीएम और स्टोवक्राफ्ट, ये 4 शेयर पहले से इनकी लिस्ट में हैं। आपको कोई सर इसमें से कोई पसंद हो या इनका कोई पेयर आपको अच्छा लगता हो? सर देखिए, एस्कॉर्ट्स कुबोटा कुबोटा की अगर हम बात करते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ सर अब ये ना एक ट्रैजेक्टरी चेंज कर रहा है। थोड़ा डाउन साइड में था, लोअर लेवल्स पे अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है, और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है मैं समझता हूँ आपको आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अभी 3550 लेवल्स पे चल रहा है। 4000 4050 लेवल्स आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। इसके अलावा सर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम अब आपका थोड़ा सा चेंजेस दिखा रहा है सर। और आपने देखा होगा रीसेंट नंबर्स में भी आपको ये देखने को मिला था, एक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बिल्कुल आप अपने पोजीशन मेंटेन करें। आपको 1050 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आपने रिजल्ट के बाद हायर लेवल्स पे लिया है या फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो ऑड 800 टू नियर अबाउट 760 लेवल्स के बीच में आप अपनी पोजीशन या एवरेज पोजीशन बिल्कुल करने की सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा डीप आता है। 660 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अपनी बरकरार रख सकते हैं। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। तो ये हो गई उन स्टॉक्स की बात, स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स की बात, जिनमें एमके ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनकी कल एक रिपोर्ट आई है। इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे नज़र आ रहे हैं या फिर जिन पे पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, ये हमने आपको इस खास सेगमेंट के जरिए बताने की कोशिश करी। चलिए इसी के साथ इस खास सेगमेंट को, हॉट स्टॉक्स को, हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।